महान वास्तव में लगभग 70 से 80% सत्य के करीब थे। छवि की बातें सुनकर महान एल्डर निलय मौन रह गईं। पिताजी, क्या हम सचमुच ऐसे ही चले जाएंगे? महान एल्डर निलय को चुप होते देख छवि ने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ बात की। उनकी राय में रहस्यमय खड्ग सन्यासी किसी दिव्य अवसर को छुपा रहा होगा। अगर वे रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से यह अवसर हथियाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खजाना होगा। इतने बड़े अवसर को गंवाना वाकई बहुत अफसोस की बात होगी। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम और क्या कर सकते हैं? यह सुनकर महान एल्डर निलय ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी रहस्यमय खड्ग सन्यासी से अवसर छीनना चाहती हो? वह स्वाभाविक रूप से छवि के विचारों को एक नजर में ही समझ गया। पिताजी, उस रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के पास चमत्कारी औषधीय गोलियां हैं जिनका उपचार प्रभाव बहुत अधिक है और जो लोगों को उनकी आध्यात्मिक अवस्था से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा उनके पास एक ऐसा खजाना भी है जो अर्धचरणीय गहन शून्य दिव्य हथियार के समान है। मुझे लगता है कि वह स्वर्ग से भेजा गया कोई बड़ा अवसर छुपा रहे हैं। पिताजी, क्या आप सचमुच ऐसे विशाल अवसर को यूं ही हाथ से फिसलते हुए देखते रहेंगे? छवि ने चिंतित भाव से कहा। अन्यथा आपको क्या लगता है कि हम और क्या कर सकते हैं? महान एल्डर निलय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हर्षवर्धन के वहां होने से हम उसे छू भी नहीं सकते। क्या तुमने अभी नहीं देखा? मैं इंद्रपुरी शहर में प्रवेश भी नहीं कर सका। वह लड़का चाहे कितना भी बड़ा अवसर छिपाए, हम क्या कर सकते हैं? हर्षवर्धन के साथ युद्ध के बाद से उन्हें उन दोनों के बीच शक्ति के अंतर की बहुत स्पष्ट समझ हो गई थी। हर्षवर्धन के अमृता के 8वें स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। इसके अलावा हर्षवर्धन के पास अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाने भी थे। हर्षवर्धन की शक्ति उससे कम नहीं थी और उसका जादुई खजाना तो उससे एक रैंक ऊपर था। अब वह हर्षवर्धन का मुकाबला करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। हर्षवर्धन द्वारा उस अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाने को बाहर निकालने के बाद उसके द्वारा किया गया प्रहार पहले से ही दया दिखाने के रूप में माना जाता था। अन्यथा यदि हर्षवर्धन ने उस एक ही प्रहार से उसे घायल करने के बाद उसका पीछा किया होता तो उसे केवल इतनी मामूली चोट नहीं लगती। शक्ति में इतने बड़े अंतर को देखते हुए रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को फिर से निशाना बनाने की कोशिश करना केवल मुसीबत को न्योता देना होगा। अगर हर्षवर्धन सचमुच इतना कृतज्ञ है तो हम पहले उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढेंगे। महान एल्डर निलय के शब्दों को सुनकर छवि की आंखों में एक भयावह भाव झलक उठा। यह सुनकर महान एल्डर निलय ने उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। जब उसने छवि की आंखों में ठंडी तीखी हत्या की मंशा देखी तो महान एल्डर निलय भी अपने दिल में सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी यह बेटी उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक निर्दयी निकली। यह सोचकर हैरानी होती है कि हर्षवर्धन एक ऐसा आदर्श था जिसकी वह हमेशा से प्रशंसा करती रही और जिसे पाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वह वास्तव में उससे छुटकारा पाने की बात कर रही है। इसके अलावा वह इतने दृढ़ निश्चय के साथ बोल रही थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही हो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने की छवि की निर्मम प्रकृति उसकी अपनी प्रकृति से भी कहीं अधिक चरम थी। हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, महान एल्डर निलय ने सिर हिलाते हुए कहा। हर्षवर्धन कोई मूर्ख नहीं है और उसके हाथ में उस अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाने के साथ उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। उसने वास्तव में हर्षवर्धन से युद्ध किया था और वह अच्छी तरह जानता था कि आधाचरण गहन शून्य दिव्य हथियार से मजबूत हर्षवर्धन अब कितना शक्तिशाली हो गया था। फिलहाल वह हर्षवर्धन का मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। हालांकि हर्षवर्धन विनम्र स्वभाव के थे और अपने शिक्षकों और दांव का सम्मान करते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थे।
एक बार जब वे हर्षवर्धन के खिलाफ साजिश रचने में विफल हो गए और उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। कौन जानता था कि हर्षवर्धन पागल हो जाएगा और उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। बहुत विचार विमर्श के बाद महान एल्डर निल्ले ने ऐसा जोखिम न उठाने का निर्णय लिया। पिताजी, क्या आप कुछ ज्यादा ही सतर्क नहीं हो रहे हैं? महान एल्डर निल्ले की बातें सुनकर छवि ने शिकायत की। बिना जोखिम उठाए कोई महान कार्य कैसे कर सकता है, खासकर जब इतना बड़ा अवसर सामने हो। यह कहा जा सकता है कि उसके लालच ने उसकी तर्क शक्ति को धूमिल कर दिया था। रहस्यमय खड्ग सन्यासी से अवसर हथियाने के लिए वह बड़े जोखिम उठाने को तैयार थी। यहाँ तक कि उसने हर्षवर्धन से छुटकारा पाने की योजना भी बनाई। रक्त परजीवी का सामना करते समय उसमें लड़ने का साहस और हिम्मत नहीं थी, लेकिन इतने बड़े फायदों को देखते हुए उसमें एक पागलपन भरी साहसिक भावना जागृत हुई। अंततः इसका कारण यह था कि हर्षवर्धन उसके प्रति बहुत दयालु थी। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे विश्वास नहीं था कि हर्षवर्धन सचमुच उसे मार डालेगा। छवि की शिकायतें सुनकर महान एल्डर निल्ले ने फिर भी अपना सिर हिलाया और उसकी मांगों से सहमत नहीं हुए। अवसर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सार्थक बनाने के लिए जीवन में उसका आनंद लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर को प्राप्त करने के लिए अपनी जान गंवा देता है तो भले ही अंततः उसे वह अवसर मिल जाए, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें अनगिनत कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ा था। वह अपने जीवन को बहुत महत्व देता था और इसे किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जब वे दोनों यात्रा कर रहे थे तभी महान बुजुर्ग निलय अचानक रुक गई और दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। पिताजी, क्या हुआ? महान एल्डर निलय की हरकतें देखकर छवि ने पूछे बिना नहीं रह सकी। रक्त परजीवी आर्मी? कितनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी है? महान एल्डर निलय ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। महान एल्डर निलय की बातें सुनकर छवि ने भी उनकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में देखा। उस दिशा में दूर आकाश में रक्त के बादलों का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। रक्त के बादलों के विशाल विस्तार ने सूर्य को ढक लिया। यह वास्तव में रक्त जाति की सेना थी। रक्त के बादलों के विशाल आकार को देखते हुए इस रक्त जातीय सेना का आकार अज्ञात था। यह देखकर छवि के चेहरे के भाव भी पल भर में पूरी तरह बदल गए। पिताजी, चलिए जल्दी भागते हैं। कांपते हुए बोलते समय छवि का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भागना है? कहां भागना है? महान एल्डर निलय ने अपनी आंखों में खालीपन का भाव ले कहा। इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी रेस सेना का सामना करते हुए क्या वे सचमुच बच निकल सकते थे? यदि शत्रु के कमांडर का स्तर ऊंचा नहीं था तब भी वह अपनी साधना शक्ति का लाभ उठाकर तेजी से भाग सकता था। लेकिन अहम बात यह थी कि इस रक्त जातीय सेना का कमांडर स्पष्ट रूप से अमरलोक का 9वां स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। सामान्य तौर पर एक ही क्षेत्र के मानव मार्शल योद्धाओं और रक्त जाति के बीच रक्त परजीवी जाति की शक्ति कहीं अधिक होती है। मानव जाति में केवल मार्शल आर्ट के धुरंधरों जैसी असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही संभवतः उसी स्तर के रक्त परजीवी रेस के शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकते हैं। हालांकि महान एल्डर निलय को भी अपनी अच्छी मार्शल कला पर गर्व था, लेकिन वे पहले से ही बूढ़े हो चुके थे और अपनी युवावस्था की ऊर्जा बहुत पहले ही खो चुके थे। अब अमरलोक के 9वें स्तर के रक्तवंश के एक शक्तिशाली योद्धा को इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्तवंश सेना का नेतृत्व करते हुए देखकर वह इतना भयभीत हो गया था कि उसने लड़ने का साहस पूरी तरह से खो दिया था। इस समय रक्त परजीवी रेस के इन सदस्यों से लड़ने की तो बात ही छोड़िए, वह इतने तीव्र भय से ग्रस्त था कि वह भागना भी भूल गया। इंद्रपुरी शहर की ओर भागो, छवि कांपते हुए बोली। जब तक हम इंद्रपुरी शहर पहुंच जाते हैं तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। क्या आपने नहीं कहा था कि हर्षवर्धन की वर्तमान शक्ति बहुत अधिक है? उसे इस रक्त परजीवी जाति की सेना से निपटने दीजिए। कुछ क्षण पहले तक वह अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि हर्षवर्धन से कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन अब जब उसे खतरे का सामना करना पड़ा तो सबसे पहले उसने जिस व्यक्ति के बारे में सोचा
वह भी हर्षवर्धन ही थी। ऐसी महिला के हृदय में शर्म की कोई भावना नहीं थी। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचती थी। हाँ हाँ, इंद्रपुरी शहर, हमें जल्दी से इंद्रपुरी शहर वापस जाना चाहिए। छवि की बातें सुनकर महान एल्डर निलय अपनी तंद्रा से बाहर आए और जल्दी से बोले। एक पल भी देरी न करने का साहस करते हुए उसने तुरंत छवि को लिया और घबराकर इंद्रपुरी शहर की ओर भाग गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीनियर सिस्टर कोई इस तरह की इंसान होंगी। इंद्रपुरी शहर में महान एल्डर निलय और छवि के चले जाने के बाद समीर ने आक्रोश से भरे चेहरे के साथ बात की। इस बार छवि के कार्यों ने सभी की सहनशक्ति की सीमा को पूरी तरह से पार कर दिया है। अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने वास्तव में अपने पिता को ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट से तुरंत बुला लिया। यह जानना जरूरी है कि महान एल्डर निलय ने ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी संभाली थी। यदि उनकी अनुपस्थिति में ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट पर विदेशी शत्रुओं द्वारा आक्रमण कर दिया जाए तो क्या यह ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी आपदा नहीं होगी? इसके अलावा छवि ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हर्षवर्धन और मीनाक्षी पर झूठे आरोप लगाए। ऐसा व्यवहार सरासर असहनीय था। आखिरकार इस पूरी यात्रा के दौरान हर्षवर्धन और मीनाक्षी ने इन साथी शिष्यों की बहुत अच्छी देखभाल की थी। जब भी उनका सामना किसी दुश्मन से होता, हर्षवर्धन सबसे पहले आगे बढ़कर नेतृत्व करता था। इसके अलावा हर बार हर्षवर्धन सबसे आखिर में पीछे हटता था, जिससे उन्हें भागने का समय मिल जाता था। अपनी वापसी को सुरक्षित करने के लिए हर्षवर्धन रास्ते में कई बार लगभग विकट परिस्थितियों में फंस गया था। और छवि ने इस यात्रा में क्या किया था? उसने न केवल जरा सा भी योगदान देने में विफल रही, बल्कि उसने हर बार कायरतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे अन्य शिष्यों को उसके लिए जोखिम उठाना पड़ा। उसकी वजह से कई साथी शिष्य नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन अब उसने सचमुच काले को सफेद में बदल दिया, यह दावा करते हुए कि हर्षवर्धन और मीनाक्षी उसे परेशान कर रहे थे। इसके लिए उसने ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट से अपने पिता को तुरंत बुलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। और महान एल्डर निलय के इंद्रपुरी शहर पहुंचने के बाद उनका पहला काम हर्षवर्धन में खामियां ढूंढना था। और फिर वे उनके महान संरक्षक रहस्यमय खड्ग सन्यासी के खिलाफ भी कदम उठाना चाहते थे। यह कहा जा सकता है कि महान एल्डर निलय और छवि के कार्यों ने सभी की सहनशीलता की सीमा को तोड़ दिया था। ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ ग्रेट एल्डर निलय और छवि की हरकतों से बेहद क्रोधित थी। छवि के पिछले कार्यों से पहले ही भीड़ में असंतोष पैदा हो चुका था। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे सहपाठी थे और क्योंकि हर्षवर्धन ने स्थिति को नियंत्रण में रखा था, इसलिए सभी ने अपने मन में उस असंतोष को दबा दिया। लेकिन इस बार छवि के कार्यों ने उनकी सारी हदें पार कर दी थीं। इस औरत को हमने रास्ते में कई दुश्मनों को मारते हुए नहीं देखा, फिर भी कई शिष्यों ने उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। अंत में वह अपने ही हाथों को काटती है और कहती है कि हमने उसे सताया। यह सचमुच घिनौना है। मुझे पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छवि इतनी स्वार्थी, नीच और बेशर्म औरत है। ये तो बस इसलिए है क्योंकि सीनियर ब्रदर हर्षवर्धन का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। अगर मैं होती तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और वह महान बुजुर्ग आते ही सही गलत का फर्क किए बिना युवा स्वामी पर हमला कर बैठे। लगता है वे और वह महिला छवि एक ही जैसे हैं। आप बाघ की खाल तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं। आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। वह कमीनी अक्सर निजी तौर पर सीनियर सिस्टर मीनाक्षी की बदनामी करती थी। इसकी वजह से कुछ समय के लिए मेरे मन में सीनियर सिस्टर मीनाक्षी के प्रति काफी पूर्वाग्रह पैदा हो गए थे। लेकिन अब पता चला कि वही नीच, बेशर्म, दुष्ट और स्वार्थी है। ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ एक के बाद एक गुस्से में छवि और ग्रेट एल्डर निलय को कोसने लगी। महान एल्डर निलय और छवि के कृत्य वास्तव में हद से ज्यादा थे, जो उनकी सहनशीलता की सीमा से परे थे। बस करो, बोलना बंद करो। तभी हर्षवर्धन चिल्लाया,
अपनी शक्ति बचाकर रखो, युवा गुरु द्वारा दिए गए खजानों को ठीक से परिष्कृत करो और आने वाले शत्रुओं से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। यह मत सोचो कि हमने इसहाक की रक्त परजीवी जाति की सेना को खदेड़ दिया है तो हम आराम से बैठ सकते हैं। अभी सुचुआन महाद्वीप युद्ध के धुएं से भरा हुआ है और रक्त जाति की सेना पूरी ताकत से आक्रमण कर रही है। इसहाक को हमने खदेड़ दिया था। मुझे डर है कि वह जल्द ही और भी शक्तिशाली रक्त जाति की सेना के साथ वापस आएगा। अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शक्तिशाली शत्रु से कैसे निपटा जाए, न कि संप्रदाय के भीतर के इन सही गलत के मामलों में उलझना। जी हाँ, सीनियर ब्रदर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बातें सुनकर सभी के दिल कांप गए और उन्होंने जल्दी से सहमति दे दी। उनके दिलों में हर्षवर्धन का सम्मान पहले से ही बहुत अधिक था। इन कुछ लड़ाइयों के बाद उनके दिलों में हर्षवर्धन का दर्जा और भी ऊंचा हो गया था। ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ये मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और रक्त और अग्नि की परीक्षा से गुजरे थे, उनके मन में उनके प्रति सम्मान का एक ऐसा स्तर था जो चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने हर्षवर्धन की किसी भी बात का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। युवा स्वामी, मुझे खेद है। हर्षवर्धन ने ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट को चुप कराने के बाद विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की ओर मुड़कर देखा, मुट्ठियां जोड़कर अभिवादन किया और शर्म से भरे चेहरे के साथ बोला। विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों के प्रति पहाड़ की तरह दयालु रहा था। फिर भी उनके सेक्ट के ग्रैंड एल्डर ने विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के साथ ऐसा कुछ किया था जिससे हर्षवर्धन बेहद असहज महसूस कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश महान एल्डर निलय ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर थे। हालांकि उन्होंने महान एल्डर निलय के कार्यों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में उन्हें दंडित नहीं किया था। इससे उसे यह महसूस हुआ कि वह विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के भरोसे को तोड़ने में विफल रहा है। मेरे साथी दांववादी हर्षवर्धन ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हर्षवर्धन की बातें सुनकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अभी जो कहा वो बिल्कुल सही था। हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी पूरी ताकत आने वाले रक्त परजीवी रेस दुश्मन से निपटने में लगाएं। बाकी सब तो तुच्छ बातें हैं। उन्हें अभी अभी हर्षवर्धन की हरकतों से कोई असंतोष नहीं था। आखिरकार शुरू से अंत तक हर्षवर्धन ने महान एल्डर निलय को उस पर हमला करने से रोका था। इसके अलावा अंत में हर्षवर्धन ने अपनी इच्छा पूरी की और महान बुजुर्ग निलय और छवि को इंद्रपुरी शहर से निष्कासित कर दिया। वह यह मांग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि हर्षवर्धन सीधे तौर पर महान एल्डर निलय और छवि की हत्या कर दे। यदि उस समय हर्षवर्धन ने सीधे तौर पर महान एल्डर निलय और छवि की हत्या कर दी होती तो उसे हर्षवर्धन से सावधान रहना पड़ता। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, न कि किसी निर्मम और बेरहम व्यक्ति की। हर्षवर्धन के अभी अभी किए गए कार्यों ने उनकी इच्छा को पूरा करने के साथ साथ कुछ गुंजाइश भी छोड़ी, जिससे उनके अपने संप्रदाय के प्रति उनकी वफादारी और स्नेह का प्रदर्शन हुआ। विराट को हर्षवर्धन के इस तरह से व्यवहार करने से अधिक संतुष्टि मिली, बजाय इसके कि वह सीधे महान एल्डर निलय और छवि को मार डालता। यदि हर्षवर्धन ने आज महान एल्डर निलय और छवि की हत्या कर दी होती तो भविष्य में संभव है कि वह और भी बड़े हितों के लिए विराट के खिलाफ हो जाता। विराट को ऐसे निर्मम और निर्दयी लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगा। अगर हर्षवर्धन ने ऐसा किया होता तो विराट अब भी उसे पालने पोसने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता, लेकिन यह कुछ वैसा ही होता जैसा उसने तक्षक भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों के साथ किया था। हर्षवर्धन का इस्तेमाल केवल रक्त परजीवी रेस से निपटने के लिए करना, उस पर एक साथी के रूप में पूरी तरह से भरोसा किए बिना। हालांकि आज हर्षवर्धन का प्रदर्शन निस्संदेह विराट के लिए बहुत संतोषजनक था। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से ये शब्द सुनकर
हर्षवर्धन ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ बात की। उसने पहले सोचा था कि विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन अभी उसके प्रदर्शन से नाखुश होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन को उसके कार्यों के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि उसने बदले में उसे सांत्वना भी दी थी। इस तरह की समझ ने हर्षवर्धन को अपने दिल में बेहद कृतज्ञता का एहसास कराया। इस समय अगर उसे विराट के लिए आग और पानी से गुजरने या धूल में मिल जाने के लिए भी कहा जाए तो वह खुशी खुशी ऐसा करेगा। इस दृश्य को देखकर तक्षक की आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक उठी। उसने शुरू में सोचा था कि महान एल्डर निलय के कार्यों से रहस्यमय खड्ग सन्यासी और हरे बांस तलवार संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट जैसे हर्षवर्धन के बीच दरार पैदा हो जाएगी। यदि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी और हरे बांस की तलवार संप्रदाय के इन मार्शल आर्टिस्टों के बीच दरार पैदा हो जाती तो उसे अवसर मिल जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई। रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने न केवल महान एल्डर निलय के असभ्य व्यवहार के कारण हर्षवर्धन और अन्य लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, बल्कि वास्तव में वह हर्षवर्धन पर और भी अधिक भरोसा करने लगे। यह रहस्यमय खड्ग सन्यासी सचमुच एक अनोखा व्यक्ति था। उनकी युद्ध कला की प्रतिभा न केवल असाधारण थी, बल्कि उनका रणनीतिक स्वभाव भी बेहद भयावह था। यह आदमी सचमुच एक बेहद खूंखार इंसान था। इस घटना के बाद विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के प्रति तक्षक की सतर्कता और भी गहरी हो गई। जब विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन और हर्षवर्धन बात कर रहे थे, तभी अचानक दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपना सिर घुमाकर इंद्रपुरी शहर के बाहर क्षितिज की ओर देखा। दूर आकाश में दो आकृतियां दिखाई दी। ये दोनों आकृतियां तेजी से इंद्रपुरी शहर की ओर उड़ रही थीं। इन दोनों आकृतियों को देखकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने भौहें चढ़ा ली। वह देख सकता था कि ये दोनों आकृतियां वास्तव में महान एल्डर निलय और छवि थीं, जो कुछ समय पहले ही इंद्रपुरी शहर से निकली थीं। ये दोनों चले गए थे और फिर लौट आए। अब वे किस तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले उसने हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा के लिए महान एल्डर निलय और छवि से बहस करने की जहमत नहीं उठाई थी। अगर इन दोनों को वाकई यह नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वे उसके निर्दयी होने के लिए उसे दोष नहीं दे सकते थे। महान एल्डर निलय और छवि के पिछले कार्यों ने उनकी सहनशीलता की सीमा को पार कर लिया था। उनके लिए उन्हें इंद्रपुरी शहर में रहना जारी रखने देना असंभव था। इसी समय हर्षवर्धन ने यह भी पहचान लिया कि इंद्रपुरी शहर की ओर तेजी से उड़ते हुए दो व्यक्ति महान एल्डर निलय और छवि थे, जो पहले ही वहां से चले गए थे। जब उसने उन दोनों को लौटते देखा तो हर्षवर्धन का चेहरा भी कुछ हद तक बिगड़ गया। उन्होंने अभी अभी उन्हें सुरक्षित जाने देकर उन पर अत्यंत दया दिखाई थी। यदि महान एल्डर निलय और छवि सचमुच इतने कृतज्ञ हैं कि बार बार आकर परेशानी खड़ी करते रहेंगे, तो वे निश्चित रूप से अपने ही विनाश को न्योता दे रहे होंगे। हालांकि वह अपने साझा संप्रदाय की खातिर उन्हें सचमुच नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सहनशीलता की भी एक सीमा थी। इसके अलावा यदि वह महान एल्डर निलय और छवि के उकसावों को जारी रखता है, तो वह विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन द्वारा उस पर रखे गए भरोसे को तोड़ देगा। उन दोनों आकृतियों को तेजी से इंद्रपुरी शहर की ओर उड़ते हुए देखकर हर्षवर्धन ने मन ही मन आह भरी। वह दोबारा हमला करने के लिए पहले से ही तैयार था, और इस बार वह पहले की तरह कोई डील नहीं देगा। भले ही उसने महान एल्डर निलय को न मारा हो, लेकिन उसे उन्हें एक गहरा सबक जरूर देना था। हालांकि जैसे ही हर्षवर्धन कुछ करने ही वाला था, उसने अचानक दूर क्षितिज पर एक रक्त बादल को प्रकट होते देखा। वह विशाल रक्त बादल भी इंद्रपुरी शहर की ओर बढ़ रहा था। युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि रक्त जाति की सेना फिर से आ रही है। उस रक्त बादल को देखकर हर्षवर्धन तुरंत मुड़ा और विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से बात की। हाँ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने सिर हिलाया और कहा, यह लड़ाई पिछली सभी लड़ाइयों से कहीं अधिक कठिन होने की संभावना है। सभी लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं।
उसने क्षितिज पर उस रक्त बादल के प्रकट होने को स्वाभाविक रूप से देख लिया था। इसके अलावा गुफा दृष्टि नेत्र का अभ्यास करने के कारण वह उस रक्त बादल की स्थिति को हर्षवर्धन की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। आखिरकार वह रक्त बादल इंद्रपुरी शहर से अभी भी बहुत दूर था। हालांकि हर्षवर्धन ने अमृता के 8वें स्तर को पार कर लिया था और उसकी साधना विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से कहीं अधिक थी, लेकिन गुफा दृष्टि नेत्र का उपयोग करते समय उसकी दृष्टि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के बराबर नहीं हो सकती है। जी हाँ युवा स्वामी, विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से ये शब्द सुनकर हर्षवर्धन ने अपने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, सबको बुलाओ। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने हर्षवर्धन की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ। हर्षवर्धन ने आदर पूर्वक इसका पालन किया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने सबको किस लिए इकट्ठा किया था। फिर भी वह आदेश का पालन करने के लिए नीचे चला गया। जल्द ही तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्ट सहित सभी लोग हर्षवर्धन के पास इकट्ठा हो गए। इस बार हमला करने वाले दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं। आप सभी की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ आध्यात्मिक ताबीज हैं जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने भीड़ की ओर देखा और कहा। बोलते बोलते उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से कई स्वर्ण कवच ताबीज निकाले और उन्हें सभी में बांट दिया। यहां तक कि तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उनमें से प्रत्येक को एक गोल्डन आर्मर ताबीज दिया। हालांकि विराट को तक्षक और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन जब तक वे दुश्मन को मारने के लिए प्रयास करने को तैयार थे, वह उनके प्रति कंजूसी नहीं करेगा। जीवन रक्षक ये अनमोल वस्तुएं भी उन्हें प्रदान की जाएंगी। युवक स्वामी, यह किस प्रकार का आध्यात्मिक ताबीज है? यह देखकर समीर ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। इस आध्यात्मिक ताबीज को स्वर्ण कवच ताबीज कहा जाता है। सक्रिय होने के बाद यह शरीर की सतह पर स्वर्ण कवच की एक परत बना सकता है, जो अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने कहा। उसने सबको बांटने के लिए जो ताबीज निकाला, वह उसके पास मौजूद सर्वोच्च स्तर का स्वर्ण कवच ताबीज नहीं था, बल्कि केवल वही ताबीज थे जो अमृता के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के हमलों का सामना कर सकते थे। उसके पास मौजूद उच्चतम श्रेणी। रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ। अर्धचरण गहन शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त था। गहन शून्य क्षेत्र से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों के लिए इस प्रकार के आध्यात्मिक ताबीज को बिना किसी अतिशयोक्ति के वास्तव में एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। हालांकि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज बनाना असंभव था। हालांकि वह पहले से ही हर्षवर्धन पर गहरा भरोसा करता था, लेकिन वहां मौजूद लोग न केवल हर्षवर्धन और मीनाक्षी जैसे ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट थे, बल्कि तक्षक और भुंजक जैसे ब्लैक वुल्फ गैंग के मार्शल आर्टिस्ट भी थे। विराट को तक्षक जैसे ब्लैक वुल्फ गैंग के मार्शल आर्टिस्टों पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसके अलावा भले ही विराट उन पर पूरी तरह से भरोसा करता हो, फिर भी वह अचानक से इस तरह के गुप्त खजाने का खुलासा नहीं करेगा। पूर्वी गहन क्षेत्र जैसी अविश्वसनीय रूप से जटिल जगह में किसी के जितने अधिक त्रुप के पत्ते उजागर होते थे, उतना ही अधिक खतरा बढ़ जाता था, क्योंकि यदि दुश्मन को किसी के त्रुप के पत्ते पता चल जाएं, तो दुश्मन विशेष रूप से उन पत्तों को निशाना बनाएगा और जवाबी कार्रवाई की योजना बनाएगा। लेकिन अगर दुश्मन इनसे अनजान हो, तो ये त्रुप के पत्ते एक नाजुक क्षण में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे दुश्मन को अप्रत्याशित झटका भी दे सकते हैं। इसलिए विराट इन महत्वपूर्ण त्रुप के पत्तों को तब तक आसानी से प्रकट नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो।
अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञों के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के इन शब्दों को सुनकर हर कोई बेहद स्तब्ध रह गया। वे सभी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के आध्यात्मिक ताबीज का क्या मतलब होता है। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के पास वास्तव में इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक ताबीज होगा। उन्होंने पहले सोचा था कि विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने पहले जो चीजें दिखाई थी वे पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थीं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन इतना शक्तिशाली खजाना प्रकट कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक के पास मौजूद विभिन्न शक्तिशाली खजाने अनंत हों। जब दूसरों को लगा कि उसके सारे त्रुप के पत्ते खुल चुके हैं, तभी एक नाजुक मौके पर वह एक और ऐसा निर्णायक दांव चलता जो पूरी तरह से चौंकाने वाला होता था। जैसे वे इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक के साथ अधिक बातचीत करते गए, उन्हें यह महसूस होने लगा कि वह एक अथाह सागर के समान है, जिसकी वास्तविक गहराई को दूसरों के लिए कभी भी देख पाना असंभव है। सभी को गोल्डन आर्मर ताबीज वितरित करने के बाद विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उन्हें इनका उपयोग करना सिखाया। जब तक उसने यह सब समाप्त किया, तब तक महान एल्डर निलय और छवि इंद्रपुरी शहर के बाहर पहुंच चुके थे। बच्चे, जल्दी करो और इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी को खोलो और हमें अंदर आने दो। इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में लटके हुए महान एल्डर निलय ने शहर की दीवार पर मौजूद विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन पर चिल्लाया, क्या आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं? यह सुनकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उसकी ओर देखा और बोला, सही। महान एल्डर निलय चिल्लाई, जल्दी करो और नगर रक्षक भव्य सरणी खोलो, हमें अंदर आने दो, इसके बारे में भूल जाओ। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उदासीनता से जवाब दिया, यह शहर केवल दोस्तों का स्वागत करता है, दुश्मनों का नहीं। बच्चे, इस बूढ़े आदमी को कोई कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। यह सुनकर महान बुजुर्ग निलय ने अत्यंत क्रोध और हड़बड़ी के साथ बात की। क्षितिज पर मंडराता खून का वह बादल तेजी से नजदीक आ रहा था। अगर वह और छवि शहर में प्रवेश नहीं कर पाए तो उनके लिए होने वाले परिणाम स्पष्ट थे। आप कोशिश कर सकते हैं। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने इस बार कार्रवाई करने की हिम्मत की तो पिछली बार की तरह इतनी आसानी से बच निकलने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। महामहिम, आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसी क्षण हर्षवर्धन ने भी महान बुजुर्ग निलय की ओर देखा और बोलना शुरू किया, हर्षवर्धन, तुम छोटे जानवर, क्या तुम सचमुच किसी बाहरी व्यक्ति की मदद करने जा रहे हो और अपने स्वामियों और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने जा रहे हो? हर्षवर्धन की बातें सुनकर महान एल्डर निलय क्रोधित हो गए। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, हम शत्रु से बचने के लिए ही शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारा कोई और इरादा नहीं है। कृपया वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन और साथी दांववादी विराट कुछ नरमी बरतो। इस समय छवि ने हर्षवर्धन और विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन को देखा। उसके चेहरे पर विनती के भाव थे। वह जानती थी कि ऐसे समय में कठोर रुख अपनाना बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। हर्षवर्धन के रवैये से यह स्पष्ट था कि वह उस रहस्यमय खड्ग सन्यासी के पक्ष में मजबूती से खड़ा था। अगर उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो हर्षवर्धन निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उस स्थिति में वे न केवल शहर में प्रवेश करने में असफल रहेंगे, बल्कि उन्हें हर्षवर्धन द्वारा घायल भी किया जा सकता है। रक्त परजीवी आर्मी के आने ही वाली थी। अगर ग्रेट एल्डर निलय भी घायल हो गए तो उनका निश्चित रूप से पूर्ण विनाश ही होगा। इसलिए इस समय छवि ने समझदारी से तुरंत पीछे हट गई। छवि के शब्दों को सुनकर हर्षवर्धन संकोच करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि यह महान एल्डर निलय जैसी कठोर धमकी होती तो वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी संकोच के विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन का समर्थन करता। यदि महान एल्डर निलय इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक ग्रैंड एरे पर जबरदस्ती हमला करने का साहस करता तो वह निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाता। लेकिन अब
छवि का रवैया नरम पड़ने और उसके केवल शरण लेने के लिए शहर में प्रवेश करने की इच्छा को देखते हुए हर्षवर्धन के मन में थोड़ी सी झिझक पैदा हो गई। हालांकि वह महान एल्डर निलय और छवि के पिछले कार्यों से भी घृणा करता था, फिर भी वे हर हाल में उसके सहपाठी थे। जब भयंकर शत्रु निकट आ रहा था तो उन्हें इस तरह बाहर रखना उसे थोड़ा असमंजस में डाल रहा था। युवा स्वामी, देखिए। इस समय हर्षवर्धन ने विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। महान एल्डर निलय और छवि को शहर में प्रवेश करने देना है या नहीं, यह निर्णय लेना उनका काम नहीं था। अगर विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन उन्हें अंदर नहीं आने देता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर आप वाकई शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ठीक है। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने ग्रेट एल्डर निलय और छवि की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सहपाठी दांववादी विराट हमसे क्या करवाना चाहते हैं? यह सुनकर छवि ने तुरंत पूछा। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के शब्दों से वह समझ गई कि वह नरम पड़ने के संकेत दे रहा है। जब तक वह अपनी जान बचा सकती थी वह सब कुछ करेगी जो उससे करने को कहा जाएगा। क्या आपको वो रक्त परजीवी आर्मी दिख रही है? विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने क्षितिज पर तेजी से इंद्रपुरी शहर की ओर उड़ते हुए खून के बादल की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा, नहीं, संदेह हम करते हैं। यह सुनकर छवि ने बनावटी मुस्कान के साथ जल्दी से कहा, रास्ते में इस रक्त जाति सेना से सामना होने के कारण ही हम इंद्रपुरी शहर लौट आए, अन्यथा हम ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट वापस जा रहे होते और साथ ही दाओइस्ट विराट को परेशान करने के लिए वापस नहीं आते। शहर में प्रवेश कर पाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप रक्त परजीवी के कितने सदस्यों को मार सकते हैं। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उदासीनता से कहा, अगर तुम काफी दुश्मनों को मार गिराओगे तो मैं तुम्हें अंदर आने देने पर विचार कर सकता हूं। छवि और महान एल्डर निलय के पिछले कार्यों ने पहले ही उनकी सहन शक्ति की सीमा को पार कर दिया था। अगर हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा का सवाल न होता तो वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं बख्शता। विराट के विचार में ऐसे लोग जीवित रहते हुए मात्र एक अभिशाप थे। वह उन्हें बिना शर्त सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकता था? बेशक विराट ने अपने सारे संबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए थे। जब तक महान एल्डर निलय और छवि तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों की तरह रक्त परजीवी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के इच्छुक थे, तब तक वह उन्हें फिर से शहर में प्रवेश करने देने पर विचार कर सकता था। हालांकि अगर वे पहले की तरह ही स्वार्थी और आत्म केंद्रित बने रहे तो उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा और विराट को ऐसे लोगों को शरण देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटे शैतान, अगर तुम चाहते हो कि हम मर जाएं तो सीधे सीधे कह दो, ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से ये शब्द सुनकर महान एल्डर निलय ने दांत पीसते हुए कहा, उस रक्त परजीवी आर्मी में कम से कम 1 लाख सैनिक थे। इसके अलावा रक्त परजीवी का प्रमुख जनरल अमृता के 9वें स्तर का विशेषज्ञ था। इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी के सामने वह भला उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? अगर उसने उनसे भिड़ने की हिम्मत की तो उसका केवल एक ही अंजाम होगा। महावृद्ध, आपको बस युवा स्वामी के कहे अनुसार ही करना चाहिए। इस समय हर्षवर्धन ने महान एल्डर निलय की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। सुचुआन महाद्वीप पर रहने वाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य था कि वह रक्त जातीय जाति के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन अब रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने महान एल्डर निलय और छल्ली के शहर में प्रवेश करने के लिए यह शर्त रखी थी। फिर भी महान एल्डर निलय ने इसका कड़ा विरोध किया। महान एल्डर निलय के इस कदम से यह कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन पूरी तरह से निराश हो गए थे। इस समय चाहे वह उनके संप्रदाय के संबंधों को कितना भी महत्व देता हो, वह अब महान एल्डर निलय और छवि के लिए आवाज नहीं उठाएगा। हर्षवर्धन, तुम दरिंदे, तुम हमें मरवाना चाहते हो? हर्षवर्धन की बातें सुनकर महान एल्डर निलय क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और हर्षवर्धन इंद्रपुरी शहर की दीवार से उड़कर उसके सामने आ चुका था। यह देखकर महान एल्डर निलय
चौंक गई। हर्षवर्धन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? महान एल्डर निलय की आंखों में भय की एक झलक झलकने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें पहले ही हर्षवर्धन की ताकत का अनुभव हो चुका था। उस अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाने की अतिरिक्त शक्ति के साथ वह हर्षवर्धन का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर हर्षवर्धन उसके खिलाफ कोई कदम उठाता तो वह खतरे में पड़ जाता। पहले उसे पूरा यकीन था कि हर्षवर्धन उस पर हमला नहीं करेगा, इसीलिए उसने हर्षवर्धन को इतनी लापरवाही से डांटा था। लेकिन अब हर्षवर्धन को इंद्रपुरी शहर से उड़कर अपने सामने आते देख महान एल्डर निलय चौंक गए। भय से व्याकुल होकर वह एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। महान गुरुजी, बेहतर होगा कि आप जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, अन्यथा इस शिष्य को असभ्य होने के लिए दोष न दें। हर्षवर्धन महान एल्डर निलय के सामने पहुंचे, उन्हें घूरते हुए गंभीर भाव से बोले, हे महान एल्डर, आप निश्चिंत रहे। युवा स्वामी ने आपको रक्त परजीवी से लड़ने के लिए कहा है, लेकिन वह आपको उस रक्त परजीवी की सेना का अकेले सामना नहीं करने देंगे। कम से कम इंद्रपुरी शहर के बाहर आप अकेले नहीं लड़ेंगे। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह सुनकर महान एल्डर निलय स्तब्ध रह गई और उन्होंने हैरानी भरे भाव से पूछा। हर्षवर्धन ने महान बुजुर्ग निलय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी हथेली खोली, आधा कदम गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाना निकाला। धीरे धीरे महान एल्डर निलय और छवि के पास से गुजरा और इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में मंडराने लगा, चुपचाप क्षितिज पर रक्त के बादल का सामना करते हुए जो तेजी से इंद्रपुरी शहर की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर महान एल्डर निलय थोड़ा हैरान रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नन्हे दानव हर्षवर्धन का इरादा शहर के बाहर सीधे इस रक्त जातीय सेना से लड़ने का हो? क्या वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था? इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी सेना के सामने वह अपनी ताकत से भला कैसे टिक पाएगा? भले ही उसके पास वह अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार, लंबी तलवार, जादुई खजाना हो, फिर भी उसके लिए इस रक्त परजीवी की सेना का मुकाबला करना बिल्कुल असंभव था। इस रक्त परजीवी आर्मी की ताकत के साथ वे शायद एक सच्चे प्रोफाउंड वॉइड रियल्म एक्सपर्ट का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थे। हर्षवर्धन सीधे इस रक्त परजीवी आर्मी को चुनौती देने जा रहा था। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? जैसे ही महान एल्डर निलय अपने मन में हर्षवर्धन के कार्यों पर संदेह कर रहे थे, तभी इंद्रपुरी शहर की दीवार से एक के बाद एक आकृतियां उड़कर निकली और हर्षवर्धन के पास पहुंच गई। ये शख्स मीनाक्षी, समीर और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के अन्य मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह थे। वहां तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह भी मौजूद था। जिस क्षण रक्त परजीवी आर्मी आने ही वाली थी, उसी समय ये सभी मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में इंद्रपुरी शहर से बाहर उड़ गए। यह दृश्य देखकर महान एल्डर निलय स्तब्ध रह गए। ये लोग क्या कर रहे थे? इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी का सामना करते हुए शहर में सुरक्षित रहने के बजाय वे सभी पागलों की तरह बाहर भाग गए थे। सज्जनों, आइए मिलकर इस शक्तिशाली शत्रु का सामना करें। हर्षवर्धन ने सबकी ओर सिर घुमाकर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सीनियर ब्रदर हर्षवर्धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सुनकर मीनाक्षी हल्की सी मुस्कुराई। हाँ हाँ हाँ, आज हम उन्हें फिर से कुचल देंगे, समीर ने उत्साहित भाव से कहा। हालांकि आने वाली रक्त परजीवी आर्मी शक्तिशाली थी, लेकिन समीर के दिल में कोई डर नहीं था। इसके बजाय वह उत्साह और रोमांच से भरा हुआ था। रक्त परजीवी रेस आर्मी के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयों के बाद उन्होंने हर बार अंतिम जीत हासिल की थी, जिससे उनका दिल आत्मविश्वास से भर गया था। यह भरोसा न केवल खुद पर था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक हर्षवर्धन और विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन पर था। उन्हें लगा कि जब तक रहस्यमयी खड्ग सन्यासी कमान संभाले रहेंगे, तब तक उन्हें हराया नहीं जा सकेगा। इन कुछ प्रमुख लड़ाइयों के बाद रहस्यमय खड्ग सन्यासी के प्रति उनकी श्रद्धा अपने चरम पर पहुंच गई थी।
हालांकि रहस्यमय खड्ग सन्यासी की साधना केवल अमृता के प्रथम स्तर तक ही सीमित थी, लेकिन समीर के दिल में वह पहले से ही लगभग सर्वशक्तिमान अस्तित्व था। हा हा हा, ये कमीने फिर से अपने सिर सौंपने आ गए हैं। इस बार मैं ब्लड रेस के कुछ और लोगों को मारूंगा। शायद युवा मालिक मुझे और भी उदार इनाम देंगे। मैंने अभी अभी युवा स्वामी द्वारा प्रदत्त जादुई खजाने को परिष्कृत करना पूरा किया है। मैं इन रक्तवंशी बदमाशों का उपयोग करके इस नए जादुई खजाने की शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो तुम रक्त जाति के कमीनों, मेरे हाथ में जो तलवार है वह खून पीने के लिए बेताब है। ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों का समूह तेजी से उड़ते हुए रक्त के बादल को देखते हुए सभी युद्ध की भावना से परिपूर्ण थे। उनके दिलों में उत्साह था, रोमांच था और थोड़ी सी लालसा भी थी, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी जब उन्होंने तेजी से पास आते हुए खून के बादल को देखा तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लगा। मीनाक्षी, हर्षवर्धन, समीर और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों के समूह की तरह उनके दिल भी रोमांच और उत्साह से भर गए थे। उनके विचार में यह कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं था, बल्कि पुण्य अंकों और चमत्कारी औषधीय गोलियों के अंश थे। इस संपर्क की अवधि के बाद वे मूल रूप से रहस्यमय खड्ग सन्यासी के स्वभाव को समझने लगे थे। जब तक वे रक्त परजीवी जाति से लड़ने के लिए तैयार थे, रहस्यमय खड्ग सन्यासी उन्हें कोई परेशानी नहीं देगा। इसके अलावा वे जितने अधिक रक्त परजीवी सदस्यों को मारेंगे, रहस्यमय खड्ग सन्यासी उन्हें उतना ही अधिक पुरस्कार प्रदान करेगा। जब उन्होंने उन औषधीय गोलियों के चमत्कारी प्रभावों के बारे में सोचा तो वे उत्साह से भर उठे। यदि उन्हें उन चमत्कारी औषधीय गोलियों में से कुछ और मिल जाए तो वे एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे। इस ठोस उपलब्धि ने उनके दिलों को अपार उत्साह से भर दिया और उस रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से उन चमत्कारी औषधीय गोलियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था रक्त जाति के और अधिक लोगों को मारना। इसलिए इस समय जब उन्होंने इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी को आते देखा तो तक्षक और भुजंग जैसे ब्लैक वुल्फ गैंग के मार्शल आर्टिस्टों को भी डर नहीं लगा, बल्कि उत्साह का अनुभव हुआ। क्या सब लोग तैयार हैं? सभी की उच्च युद्ध भावना को देखते हुए हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम तैयार हैं। उनकी बात सुनकर सभी ने एकमत होकर प्रतिक्रिया दी। तो हम पिछली योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, उन्हें तितर बितर कर परेशान करेंगे। हम उन्हें इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति केंद्रित करने की अनुमति नहीं दे सकते। हर्षवर्धन ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। हाँ, सभी ने एकमत होकर जवाब दिया। हर्षवर्धन के पिछले प्रदर्शन ने उन्हें सभी का विश्वास दिला दिया था। यहाँ तक कि ब्लैक वुल्फ गैंग के मार्शल आर्टिस्ट जैसे तक्षक और भुजंग को भी कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर्षवर्धन की योजना वास्तव में कारगर साबित हुई थी। जब तक वे दुश्मन को हरा सकते थे और रक्त परजीवी के पर्याप्त लोगों को मार सकते थे, तब तक उन्हें हर्षवर्धन के आदेश का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक तक्षक, भुजंग और ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य मार्शल आर्टिस्टों के इतने आज्ञाकारी होने का कारण यह भी था कि हर्षवर्धन की ताकत उन्हें डराने के लिए काफी थी। अन्यथा यदि हर्षवर्धन के पास उन्हें पूरी तरह से कुचलने की शक्ति नहीं होती तो उसकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना होती, वे शायद इतने आज्ञाकारी नहीं होते। महान बुजुर्ग निलय इस दृश्य को देखकर कुछ हद तक अचंभित रह गए। क्या ये सब लोग पागल थे? यह जानना जरूरी था कि उनका सामना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी से हो रहा था। डर लगने के बजाय वे सभी बहुत उत्साह और बेचैनी दिखा रहे थे। इस अवास्तविक दृश्य को देखकर महान बुजुर्ग निलय को संदेह होने लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहे हैं। इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में सभी लोग चुपचाप तैर रहे थे, रक्त जाति की सेना के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी देर बाद खून का वह विशाल बादल आखिरकार इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में पहुंच गया।
इस रक्त परजीवी सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। इनमें से अकेले अमरलोक में ही रक्त जाति के सदस्यों की संख्या 10,000 से अधिक थी। रक्त परजीवी का नेता अमरलोक का 9वां स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। अमरलोक के 9वें स्तर के इस रक्त परजीवी सदस्य के बगल में इसहाक था, जो पहले हार कर भाग गया था। हर्षवर्धन, हम फिर मिलेंगे। रंजाक्ष ने हर्षवर्धन को घूरते हुए गंभीर भाव से कहा। उनकी पिछली हार उनके लिए अभूतपूर्व अपमान थी। उसके नेतृत्व में रक्त परजीवी आर्मी का लगभग पूरी तरह से नरसंहार हो चुका था और अंत में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो दयनीय स्थिति में भाग निकला। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतनी करारी हार का सामना नहीं किया था। भाग निकलने के बाद उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी हुलिट्टे से संपर्क किया, उसे इंद्रपुरी शहर की स्थिति के बारे में बताया और भैरव से बदला लेने में मदद करने का अनुरोध किया। व्रजाक्ष की रिपोर्ट सुनने के बाद भैरव ने ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी सेना को इंद्रपुरी शहर की ओर ले गया। एक पराजित सेनापति वापस आकर खुद को मूर्ख साबित करने का साहस करता है। हर्षवर्धन ने उसकी ओर एक नजर डाली और तिरस्कारपूर्ण भाव से बोली, हर्षवर्धन, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। यह सुनकर इसहाक तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी हथेली खोली, एक भालानुमा राक्षसी कलाकृति निकाली और हर्षवर्धन की ओर दौड़ा। पिछली हार उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। अब जबकि भैरव के नेतृत्व में उसके पास यह शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी का समर्थन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे हर्षवर्धन से कोई डर नहीं था। इसलिए हर्षवर्धन के अपमानजनक शब्दों को सुनकर वह खुद को रोक नहीं सका और उसने अपना हथियार निकाल लिया और हर्षवर्धन पर हमला कर दिया। आज वह हर्षवर्धन को जान से मारने और अपने पिछले कल के कलंक को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पिछली बार उसे बुरी तरह से हार कर भागने पर मजबूर होने का कारण यह नहीं था कि उसकी ताकत हर्षवर्धन से कम थी, बल्कि यह था कि वह हर्षवर्धन की चाल में फंस गया था। व्रजाक्ष को अपनी ओर आते देख हर्षवर्धन ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार के जादुई खजाने को घुमाया और व्रजाक्ष की ओर एक वार किया। उसने व्रजाक्ष से वे शब्द इसलिए कहे थे ताकि उसे उकसा सके, और जैसा कि उम्मीद थी, उन शब्दों को सुनने के बाद व्रजाक्ष खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। जब उसने इस भयानक तलवार की रोशनी को चमकते हुए और उसकी ओर वार करते हुए देखा, तो इसहाक को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रहार की शक्ति अत्यंत भयावह थी। यह उस शक्ति से कहीं अधिक थी जो हर्षवर्धन ने उनके पिछले युद्ध के दौरान प्रदर्शित की थी। इतने शक्तिशाली हमले से अचंभित होकर व्रजाक्ष को पता चला कि बचने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में वह केवल इतना ही कर सकता था कि खुद को संभाले और अपने हाथ में मौजूद राक्षसी भाले जैसी कलाकृति को घुमाकर हमले का सामना करे। दो अत्यंत शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं, जिसके परिणाम स्वरूप पल भर में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। ऊर्जा के भयावह झटके सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। इस तरह का भयावह प्रहार लगने के बाद सदमे से व्रजाक्ष का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। छी! इसहाक के मुंह से खून की एक धार निकली। तलवार के एक ही वार से व्रजाक्ष बुरी तरह घायल हो गया था। यह देखकर हर्षवर्धन का शरीर तेजी से चमका और वह एक बार फिर व्रजाक्ष की ओर झपटा। वह ऐसे अनमोल अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। अगर वह तुरंत व्रजाक्ष को मार गिराता तो वह दुश्मन के एक विशेषज्ञ को खत्म कर सकता था। तब अगली लड़ाई काफी आसान हो जाएगी। हालांकि हर्षवर्धन को इस रक्त जातीय सेना से डर नहीं था, लेकिन उसके मन में उनके प्रति कोई तिरस्कार की भावना भी नहीं थी। वह भली भांति जानता था कि शत्रु कितना शक्तिशाली था। यह लड़ाई निश्चित रूप से बेहद कठिन और कड़वी होगी, इसलिए दुश्मन के किसी विशेषज्ञ को जल्द से जल्द खत्म कर पाना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। इसी वजह से हर्षवर्धन ने शुरू से ही व्रजाक्ष को उकसाया था। उसका लक्ष्य व्रजाक्ष को क्रोधित करना और उसे अपना मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर करना था। व्रजाक्ष की उसके बारे में समझ अभी भी उनके बीच हुई पिछली लड़ाई पर आधारित थी। व्रजाक्ष को यह नहीं पता था कि इंद्रपुरी शहर से भागने के बाद से हर्षवर्धन ने 2 अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार प्राप्त कर लिए थे।
सूचना के इस भारी अंतर ने उसे इसहाक को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने का मौका दिया, जिससे वह शुरुआत में ही उसे गंभीर रूप से घायल कर सका या यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली। और अब तक सब कुछ ठीक वैसे ही घट रहा था जैसा हर्षवर्धन ने उम्मीद की थी। हर्षवर्धन के पहले ही हमले में इसहाक बुरी तरह घायल हो गया था और अब हर्षवर्धन के पीछा करने का सामना करते हुए उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह हर्षवर्धन की तलवार के नीचे मरने ही वाला हो। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर एक आकृति अचानक प्रकट हुई और बगल से एक बड़ा भाला निकला, जिसने हर्षवर्धन के घातक प्रहार को रोक दिया।